Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of neural control and coordination. Nerve impulse and their conduction. अब देखते हैं नर्व इम्पल्स क्या होते हैं. द एक्साइटमेंट ऑफ नर्व फाइबर बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो बाहरी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उनको स्टिमुलाई कहते हैं और इन्हीं स्टिमुलाई के द्वारा जब नर्व फाइबर एक्साइट होते हैं तो उसको नर्व इम्पल्स कहा जाता है. These impulse are again transmitted to the central nervous system. और ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में एट द पॉइंट ऑफ साइनेप्स. अब साइनेप्स पे आने के बाद ये इम्पल्स मीडिएटेड होते हैं, मतलब दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाते हैं कुछ केमिकल्स के द्वारा. इन केमिकल सिग्नल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है. इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ये इम्पल्स कैरी होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्व इम्पल्स. नर्व अंडरगोज एक्साइटेशन व्हेन इट स्टिमुलेटेड बाय एनी मींस. किसी भी रीजन से अगर उसको किसी भी नर्व फाइबर को स्टिमुलाई मिलता है तो वो एक्साइट हो जाते हैं. द वेव ऑफ एक्साइटेशन सेट ऑफ वेव ऑफ इम्पल्स. और ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं जैसे एक्साइट होते हैं तो वेव्स के फॉर्म में इम्पल्स को कैरी करते हैं. The nerve fiber carry impulse in one direction due to the response of presence of synapse. जो नर्व फाइबर्स होते हैं इम्पल्स को केवल वन डायरेक्शन में कैरी करते हैं क्योंकि साइनेप्स की पोजीशन के कारण या प्रेजेंस के कारण ये वन डायरेक्शन में ही उसको कैरी करेंगे टूवर्ड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और टूवर्ड द ऑर्गन. या तो बाहर से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से ऑर्गन की तरफ ये नर्व इम्पल्स क्या होते हैं कैरी होते हैं. द नर्व इम्पल्स ओबे द ऑल और नन प्रिंसिपल लाइक मसल्स. मसल्स के समान सभी नर्व फाइबर या तो एक साथ एक्साइट होंगे या नहीं होंगे. ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अलोंग द फाइबर. फाइबर्स के साथ साथ इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल होती है. द नर्व इम्पल्स रिसीव बाय द नर्व फाइबर डज नॉट लीक द नेबरिंग फाइबर्स इन केस ऑफ द मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर एज माइलिन शीट सर्व एज इंसुलेटर. एक नर्व फाइबर से जो इम्पल्स होता है वो लीक होकर दूसरे नर्व फाइबर्स में नहीं जा पाता है. The nerve fibers always has the refractory period following the stimulus. नर्व फाइबर का एक रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है. एक नर्व फाइबर को एक इम्पल्स मिला, जब तक कि पूरे नर्व फाइबर में वो कैरी नहीं होगा तब तक वो नर्व फाइबर दूसरा इम्पल्स कैरी नहीं करेगा. तो इस टाइम पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है. Electrical basis of nerve impulse conduction. Like other cells, nerve cells exist in extracellular fluid या interstitial fluid. दूसरी सेल्स के समान ये जो सेल्स होती हैं इनके चारों तरफ भी एक फ्लूइड होता है जिसको एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड या ECF कहा जाता है, जिसमें साल्ट होते हैं सोडियम कैल्शियम क्लोराइड जो कि डिसॉल्व होते हैं. Cytoplasm of nerve cells contain number of dissolved amino acid and protein. तो जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड और प्रोटीन डिसॉल्व होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इनका साइज बड़ा होने के कारण ये सेल से बाहर की तरफ नहीं निकल पाते. दिस मेक द सेल इंटीरियर नेगेटिवली, जिसके कारण क्या होता है कि सेल के अंदर जो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं जबकि सेल के बाहर ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या चार्ज होंगे तथा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर क्या चार्ज होंगे. तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है यहाँ पर एमिनो एसिड तथा प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए अंदर की तरफ जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि बाहर की तरफ क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा. तो बाहर की तरफ जो फ्लूइड होगा उसको क्या कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड.
आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन रेस्टिंग नर्व सेल्स, जब सेल्स कोई मूवमेंट नहीं करती है तो आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन कैल्शियम क्लोराइड आउटसाइड ऑफ द सेल, तो बाहर की तरफ जो होता है पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, इसके कारण बाहर की तरफ सेल के बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड इनऑर्गेनिक एनायन इनसाइड द न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के अंदर जो होता है पोटेशियम आयन अधिक होता है, लेकिन उससे ज्यादा जो नेगेटिव आयन चार्ज होता है उसके कारण अंदर की तरफ जो नेगेटिव आयन चार्ज होता है, लेकिन अंदर की तरफ जो होगा वो पोटेशियम आयन होगा, जबकि बाहर की तरफ सोडियम आयन होंगे। सोडियम आयंस आर 10 टाइम्स मोर न्यूमेरस आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा होते 10 टाइम, एंड पोटेशियम आयन आर 25 टाइम मोर न्यूमेरस इनसाइड द सेल, और सेल्स के अंदर 25 गुना ज्यादा पोटेशियम आयन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाईली इनपरमिएबल टू सोडियम Na+Cl, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हाईली इम्परमिएबल होती है सोडियम तथा क्लोराइड आयन के लिए, और लेस परमिएबल होती है कैल्शियम तथा पोटेशियम आयन के लिए। तो सोडियम एंड पोटेशियम पंप एक्टिवली मेंटेन, तो सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है सोडियम तथा पोटेशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को स्टेडी लेवल पर। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के ऊपर अनइक्वल आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ वो पॉजिटिवली चार्ज होती है तथा अंदर की तरफ वो नेगेटिवली चार्ज होती है। सेकेंड है रेस्टिंग पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, जो कि -70 टू -90 मिली वोल्ट होता है। सेकेंड है प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स नर्व फाइबर के अंदर किस तरह से प्रोपोगेट होता है, तो उसकी पहली स्टेज है डीपोलराइजेशन, when a stimulation of any kind electrical mechanical and chemical act on the nerve fiber, तो किसी प्रकार का स्टिमुलस या तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो गया या केमिकल हो गया, जैसे ही नर्व फाइबर से कांटेक्ट में आएगा तो नर्व फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी में क्या होगा, चेंजेस होगा, जिसके कारण जो सोडियम गेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं स्टिमुलस के द्वारा। दिस सडनली ब्रिंग सोडियम आयंस इनफ्लक्स, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर से सोडियम आयंस सेल के अंदर आ जाते हैं, जिससे उस एरिया के अंदर वो एरिया पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और अंदर से जो पोटेशियम आयन होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं, जिसके कारण ऊपर का जो एरिया होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दिस पॉजिटिव स्टेट ऑफ फाइबर इज कॉल्ड रिवर्स पोटेंशियल, और इस स्टेट को रिवर्स पोटेंशियल कहा जाता है, जिसके कारण मेम्ब्रेन के अंदर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है एक्शन पोटेंशियल, द चेंज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन के कारण मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम आउटसाइड ऑफ सेल और इनसाइड ऑफ सेल, तो बाहर की तरफ इसमें पॉजिटिवली चार्ज होती है और अंदर की तरफ ये नेगेटिवली चार्ज होती है, कब, जब रेस्टिंग फॉर्म में होती है। तो इस कंडीशन को पोलराइजेशन कहते हैं। अब जैसे ही कोई स्टिमुलाई, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, तो ये स्टिमुलाई जैसे ही से अटैच होगा किससे, नर्व फाइबर से, तो यहाँ के जो गेट होते हैं सोडियम गेट वो ओपन हो जाएंगे, जिसके कारण बाहर से सोडियम अंदर की तरफ जाएगा और अंदर से पोटेशियम बाहर की तरफ आएगा, जिससे अंदर की तरफ का जो एरिया होता है वहां पर पॉजिटिवली चार्ज और बाहर की तरफ जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये जो इतना एरिया होता है इस एरिया को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, क्योंकि दोनों पोल जो है चेंज हो चुके हैं।
लेकिन बाकी का जो रीजन होता है वो पोलराइज होता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द फर्दर प्रोसेस। अभी पहले क्या हो रहा था कि ये वाला जो पोर्शन क्या हो रहा था, डिपोलराइज हुआ था। ये वेव्स जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहां से क्या होगा, पोटेशियम आयन बाहर आएंगे, सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, जिससे ऊपर की तरफ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही वेव्स आगे बढ़ी तो अंदर की तरफ जो पॉजिटिव आयन थे वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और बाहर की तरफ जो नेगेटिव आयन है वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। मतलब पहले वाला जो एरिया क्या हो जाता है, रीपोलराइज हो जाता है, लेकिन उसके आगे का एरिया जो है डीपोलराइज। तो इस तरह से क्या होता है कि इंपल्स आगे की तरफ मूव करते चल जाते हैं, और जो जहां पर इंपल्स पहुंचता है वो पोर्शन जो होता है डीपोलराइज हो जाता है, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन रीपोलराइज हो जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द साइनेप्स। जैसे कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइनेप्स वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर कुछ वेसिकल्स होंगे जिसको साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब ये इंपल्स यहाँ आ गया है तो इसको कैरी होके कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, लेकिन बीच में गैप है, तो जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है उससे कुछ केमिकल्स निकलेंगे। ये केमिकल जैसे ही यहाँ पर निकलेंगे तो बीच का जो गैप होता है वो फील हो जाता है। तो ये जो केमिकल निकलते हैं इनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिससे ये जो पैसेज कैसा हो जाता है, एकदम प्लेन हो जाता है, जिससे अब ये नर्व इंपल्स यहाँ से निकलकर दूसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। तो साइनेस के ऊपर क्या होता है कि कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं जो कि एक पैसेज को प्लेन कर देता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे एसिटाइल कोलिन, ये कि न्यूरोट्रांसमीटर है।